जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एंड दोस्त विलास जैन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर इनका टारगेट होगा इस क्लास को खत्म करने का और 30 एमसीक्यू की पूरी डिटेल्स के साथ। तो देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी सुरेंद्र दत्त, सी कृष्ण दत्त और डी बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को। तो उस संवत से देखेंगे अगर तो 1920 को मकर संक्रांति के दिन और 12 जनवरी को वैसे इनका जन्मदिन माना जाता है 1863 को कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो हुआ था ये धर्म का सम्मेलन, उसमें इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। धर्म सभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था शिकागो सम्मेलन 1893 में। और साथ ही इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए चाय, बी कॉफी, सी बासमती चावल और डी दाल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। दोस्तों, बासमती चावल का रासायनिक नाम देखें अगर हम तो ओरियाजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा इसका रासायनिक नाम है। तो राइस से आप राइजा याद रख सकते हैं, ओराइजा सैटिवा। दोस्तों, हर साल 40 से 45 लाख टन भारत द्वारा निर्यात किया जाता है बासमती चावल। और बासमती चावल के अगर प्रमुख उत्पादक देखें तो प्रथम पर भारत, द्वितीय पर पाकिस्तान, तीसरे पर नेपाल और चौथे पर बांग्लादेश मुख्य उत्पादक हैं बासमती चावल के विश्व में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 14 दिसंबर, बी 14 नवंबर, सी 14 अक्टूबर और डी 24 दिसंबर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब बात आई है अगर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की, तो आपको बता दें कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2002 में हुई थी तथा 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है? 2001 से। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है, 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की जाती है। और अगर प्रथम उस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पूछा जाए तो प्रथम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 14 दिसंबर 1991 को दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, जैसे कि हम अला से ही समझ सकते हैं अलाई दरवाजे के कि अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम शासनकाल देखें तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। तथा अगर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजे का एक और उपनाम है, उसको भी देखें तो कुशक ए शिकार अलाई दरवाजा को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, याद रखें बहुत अच्छे से, अगर आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कुशक ए शिकार का निर्माण पूछ लिया जाए तो याद रखें कुशक ए शिकार अलाई दरवाजा को कहा जाता है और यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 1877 में भानु सिम्हा किसके उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शन है ए राजा राममोहन राय, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1877 में भानु सिम्हा के उपनाम से एक लघु कथा प्रकाशित हुई थी। वो बहती रविंद्रनाथ टैगोर जी की लघु कथा थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का अगर हम जन्म देखें तो इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था तथा 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने ही लिखा है गीतांजलि
गीतांजलि में, और इनको इसकी गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तथा यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम एशियाई हैं जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, रेहन बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी। तो किस भाग को विद्युत आपूर्ति देगी है मध्य प्रदेश के, आपको यह बताना है। तो रेहन बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को में विद्युत आपूर्ति देगी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन से बोलना भूल गया, लेकिन आप एडजस्ट करें। और दोस्तों आपको बता दें कि रेहन बहुउद्देशीय परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित होते हैं। यह रेहन नदी पर उत्तर प्रदेश में बनाया गया बांध है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी के पास बनाया गया है। और इसका निर्माण अगर पूरा कब हुआ यह देखें तो 1962 के आसपास इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस रेहन नदी के बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम आप याद रखें कि अगर रेहन बांध ना पूछकर गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछें तो इसको भी आप सोनभद्र जिले के पिपरी के पास उत्तर प्रदेश में ही बताएं और रेहन नदी पर बताएं। रेहन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की मणिपाल पहाड़ियों से होता है, इसका उद्गम याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित है। आपके ऑप्शन है, ए सागर, बी जबलपुर, सी कटनी और डी विदिशा। तो दोस्तों आप याद रखें मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में स्थापित है। दोस्तों इसके साथ ही सागर में एक और मध्य प्रदेश का राजकीय संस्थान स्थापित है, उसका भी नाम याद रखें। सागर में दो ही हैं, पहला अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान और दूसरा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। यह दोनों आप याद रखें, यह दोनों संस्थान सागर में स्थित हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए वर्ष 1972 में, दो वर्ष 1974 में, सी वर्ष 1976 में और डी वर्ष 1978 में। तो दोस्तों आपको बता दें लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम वर्ष 1974 में किया गया था। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो कि लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों को तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार के संबंध में अगर देखें तो इसमें पुरस्कार राशि होती है 25,000 की नगद राशि, इसमें पुरस्कार राशि होती है। तथा 2019-20 में अगर देखें कितने लोगों को लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टोटल 14 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, आपको समय बताना है कितने समय में पहुंचता है और पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ए 6 मिनट में, बी 7 मिनट में, सी 8 मिनट 16 सेकंड में और डी 8 मिनट 20 सेकंड में। तो दोस्तों याद रखें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए 1983, बी 1984, सी 1985 और डी 1987। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। सोनिया गांधी इटली की निवासी हैं, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की मां हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी भी प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से 3 आपको राजधानियों के नाम होंगे और चौथा एक राजधानी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शहर राजधानी नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ए इलाहाबाद, बी देहरादून, सी रायपुर और डी रांची। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन 4 शहरों में से इलाहाबाद को छोड़ बाकी 3 हर राज्य की राजधानी है। तो आप याद रखें कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और रांची झारखंड की राजधानी है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहां उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। आपके ऑप्शन हैं, ए जंको तावाई, बी बचेंद्री पाल, सी संतोष यादव और डी प्रेमलता अग्रवाल। तो दोस्तों याद रखें कि माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला जंको तवाई थी, जो कि जापान की निवासी हैं। तो आप यह भी याद रखें कि कहां की थी, यह जापान की निवासी थी और यह 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ी थी। तो यह याद रखें। और दोस्तों इनके 80वें जन्मदिन पर गूगल ने इनके लिए एक लोगो बना के दिया था, जो आप देख सकते हैं, यही कि इस माउंटेन के उस माउंटेन तक जंप करते हुए दिख रही हैं। तो यह 80वें जन्मदिन पर गूगल ने इनको यह लोगो दिया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है,
भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आपके ऑप्शन है ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख और डी 30 लाख। तो दोस्तों याद रखें कि त्रिस्तरीय भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले ऊपर के राज्यों में है। तो सिर्फ यह 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ होगी? जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होगी। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों में है के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। और यह 3 स्तर होते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो दोस्तों तीनों स्तरों के नाम भी याद रखें। और यह भारत में कब लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसे अपनाया गया था 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली को। तो आप यह जरूर याद रखें, संविधान संशोधन था 73वां तथा वर्ष था 1992। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसे अपनाया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 9 सितंबर, बी 5 जून, सी 23 जनवरी और डी 26 जनवरी। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसके साथ आपको टास्क दिया जाता है 26 जनवरी में एक और कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। भाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 26 जनवरी को भारत में कौन सा ऐसा दिन है जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता हो। विश्व दूध दिवस के बारे में बता दें दोस्तों आपको, तो पहला राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। तो यह इस साल उसका 7वां संस्करण होगा। तथा विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। आप याद रखें, क्योंकि विश्व दूध दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस में फर्क है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर और विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए नवंबर 2003, बी नवंबर 2005, सी नवंबर 2004 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, बिहार में जहानाबाद जेल संहार नवंबर 2005 में हुआ था। दोस्तों इस नरसंहार में कुछ नक्सलवादी जहानाबाद स्थित जेल में घुसकर नरसंहार किया था। ऐसे खड़े लोगों पर इन्होंने गोली बारूद चलाए थे जिससे बहुत से लोग मरे थे। 15 नवंबर 2005 की रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था और इसे जहानाबाद जेल नरसंहार का नाम दिया गया, जो नवंबर 2005 में हुआ था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए स्कॉटलैंड, बी जापान, सी नॉर्वे और डी श्रीलंका। तो दोस्तों आपको बता दें कि रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यह सबसे पहले अगर रग्बी लीग का आयोजन कब हुआ था, तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले रग्बी लीग का आयोजन 8 सितंबर 1895 को हुआ था। यह फैक्ट एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इसे याद रखें, यह आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं आ ए सेव द टाइगर्स, बी बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी बचपन बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर मध्य प्रदेश के नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों मेधा पाटकर को हम नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जानते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत अगर देखें तो यह एक जन आक्रोश रैली थी जो 1980 के लगभग चालू हुई थी और 1980 से 87 तक चला। तो इसकी कोई आधिकारिक डेट नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन जन जन का आंदोलन था और गांव गांव से चालू हुआ था। यह क्यों हुआ था? तो याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना और भी अन्य लगभग 30,000 बांध छोटे बड़े बनाए गए हैं, जिससे नर्मदा नदी अपना अस्तित्व खो रही है। और अस्तित्व बचाए रखने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसकी मुख्य लीडर कहा जाए तो मेधा पाटकर थी मध्य प्रदेश की। ध्यान रखें दोस्तों, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? तो दोस्तों नाम बड़ा लग रहा है, लेकिन याद रखें, अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां किया जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी में, बी इलाहाबाद में, सी कानपुर में और डी मेरठ में। तो दोस्तों आपको बता दें, अखिल भारतीय महिला आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वाराणसी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों आपके
आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के सम्मान पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी तथा पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। दोस्तों, पुरस्कार राशि इसके तहत वर्तमान में 10 लाख रुपए तथा स्वर्ण कमल दिया जाता है और 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दादा साहेब पुरस्कार के तहत अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए तथा दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए दिया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में से बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 74वां संशोधन और डी 76वां संशोधन। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली को एनसीटी या एनसीआर भी बोलते हैं कि संविधान के संशोधन 69वें संशोधन के तहत बनाया गया था। दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों, अधिनियम था 69वां संशोधन था और 1991 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना पूर्ण कब होती है? 1 फरवरी 1992 में। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, तो आप यह भी याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भोपाल की जामा मस्जिद किनके द्वारा बनवाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए दोस्त मोहम्मद, 2 कदीसिया बेगम, 3 बाकी मोहम्मद खान और 4 बेगम सुल्तान शाहजहां। तो दोस्तों आप याद रखें कि भोपाल की जामा मस्जिद बेगम सुल्तान शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, तो आप यह भी याद रखें दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है। भोपाल की बेगम सुल्तान शाहजहां द्वारा 1844 से 1901 तक, यह मतलब 1844 में इनका जन्म होता है, 1901 में इनकी मृत्यु है। आप इनका शासनकाल ना समझें। भोपाल की बेगम थी जो सुल्तान शाहजहां द्वारा ताजुल मस्जिद उर्फ जामा मस्जिद भोपाल का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, जामा मस्जिद भोपाल को ताजुल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी इंद्रमणि बड़ौनी, सी चंडी प्रसाद भट्ट और डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो दोस्तों आप याद रखें कि इनमें से इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड बनने के करीब 12 साल बाद अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत इंद्रमणि बड़ौनी हैं। तो इन्होंने उत्तराखंड अलग राज्य बनने के 12 साल बाद तक राज्य के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड के गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। दोस्तों, अगर अब यहाँ उत्तराखंड के गांधी उपनाम से आ गया है तो इनके अलावा एक सीमांत गांधी भी पूछा जाता है, तो आप याद रखें खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जैसे कि आपको पता ही है, अभी बताया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं ए अब्रक, बी तांबा, सी मैंगनीज और डी सीसा जस्ता। तो दोस्तों आप याद रखें कि निम्न में से सीसा और जस्ता ऐसे खनिज हैं जिसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। दोस्तों, सीसा और जस्ता के अगर हम इनमें भंडार देखें तो सीसा का 92% तथा जस्ता का 50% भंडार केवल राजस्थान में, पूरे भारत का। तो आप यह याद रखें बहुत अच्छे से। तथा राजस्थान की जावर खान है, वह प्रसिद्ध है सीसा उत्पादन के लिए और जस्ता उत्पादन के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। आपके ऑप्शंस हैं ए गोरखा राइफल से, बी गढ़वाल राइफल से, सी डोगरा रेजिमेंट से और डी कुमायूं रेजिमेंट से। तो दोस्तों याद रखें कि 1947 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पश्चात जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट से संबंधित थे। दोस्तों, कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना 1813 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय रानीखेत में है। तो याद रखें कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। कुमायूं रेजिमेंट के वर्तमान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता हैं। तो आप याद रखें दोस्तों कि लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता कुमायूं रेजिमेंट के वर्तमान सेनापति हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, बी प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है, सी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है और डी प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों याद रखें सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए
पहला, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान और डी चौथा स्थान। तो दोस्तों याद रखें कि सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। देश के कुल सीमेंट के लगभग 13% सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चूना पत्थर संग्रहण में भी मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। तो दोस्तों याद रखें चूना पत्थर संग्रहण तथा सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में चौथा स्थान रखता है। दोस्तों साथ में सीमेंट का अगर आविष्कार देखें सबसे पहले, तो सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। तथा यह कब हुआ था, तो याद रखें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। दोस्तों भारत में प्रथम कारखाना सीमेंट कारखाना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इसलिए चेन्नई में जो सीपियों पर आधारित सीमेंट कारखाना है उसे प्रथम कारखाना कहा जाता है। और सीपियों पर आधारित पहला कारखाना तो चेन्नई का ही कारखाना था। साथ ही गुजरात का सफल न होने के कारण चेन्नई में सीपियों पर आधारित सीमेंट कारखाने को पहला कारखाना माना जाता है। दोस्तों अगर सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य देखें तो सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश प्रथम उत्पादक है, उसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है, तीसरा कर्नाटक का, चौथा मध्य प्रदेश का और पांचवा गुजरात का। तो सीमेंट उत्पादक राज्यों में आप याद रखें दोस्तों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात मुख्य अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है सरीसृप वर्ग के प्राणियों का दिल कितने प्रकोष्ठ का होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 4 प्रकोष्ठ, बी 1 प्रकोष्ठ, सी 5 प्रकोष्ठ और डी 3 प्रकोष्ठ। तो दोस्तों याद रखें सरीसृप वर्ग के प्राणियों का दिल 3 प्रकोष्ठ का होता है। और मानव के दिल के प्रकोष्ठ अगर पूछे जाएं तो हमारे मानव शरीर में दिल जो होता है वह 4 प्रकोष्ठ का होता है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन है ए पावर लिफ्टिंग, बी बॉडी बिल्डिंग, सी वॉलीबॉल और डी एथलेटिक्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह का संबंध पावर लिफ्टिंग खेल से है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारत में पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में डिटेल नहीं होती है, लेकिन वह पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में बता देते हैं। आप उसको प्लीज माइंड ना करें, और जिन क्वेश्चन में डिटेल है मैं आपको दे रहा हूं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें देखेंगे कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। आपके ऑप्शंस हैं ए बीजेपी, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी एनडीए और डी एसपी। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में पहली राजनीतिक पार्टी भाजपा थी, बीजेपी थी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं भाजपा सरकार में मैक्सिमम बातें डिजिटलाइजेशन पर होती हैं, डिजिटल बनो हर चीज में उसमें। तो भाजपा की स्थापना या बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी तथा ए के आडवाणी जी ने मिलकर की थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान दल अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं तथा इसके वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष संसद नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तथा इसके वर्तमान राज्यसभा नेता थावरचंद गहलोत हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए गैरीवाल्डी ने, बी पाणिनि ने, सी जीन हेनरी ड्यूरेंट ने और डी विनोबा भावे ने। तो दोस्तों सॉरी मैं आपके दिए समय के टारगेट से 2-3 मिनट ऊपर हूं, लेकिन जानकारी एक्स्ट्रा देने के लिए मैं आपका टाइम स्किप नहीं करूंगा। मतलब टाइम को उतना ही लूंगा जितनी जानकारी होगी, उसके आगे नहीं लूंगा। तो आपको बता दूं दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। दोस्तों इनके ही जन्मदिन पर 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि जीन हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन था। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों हम यहां से एक फैक्ट और कवर कर लें आप कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वह थे जीन हेनरी ड्यूरेंट। दोस्तों रेड क्रॉस के बारे में आपको बता दें तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष देखें अगर वर्तमान में, तो वर्तमान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय हैं तथा वर्तमान रेड क्रॉस के अध्यक्ष पीटर म्यूरर हैं। दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करें, तथा अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।